जय हिंद। आज के 30 मिनट के वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कि जैव प्रक्रम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कंपलसरी है। इसे करने के बाद जो है आपको जैव प्रक्रम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का जो पाचन होता है, उस पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो हमारे शरीर में जो लार जो होती है ना, जैसे कोई बच्चा है तो उसमें दो से 2.5 लीटर जो है वो पर डे जो है लार बनता है। और कोई एडल्ट व्यक्ति होता है तो उसमें 1 से 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर जो है पर डे लार बनता है। लार जो होता है ना, जिसको बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा मतलब लार। लार जो होता है, जिसे कि खाना खाने के बाद सबसे पहले भोजन में लार मिक्स होता है। लार जो होता है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे कि उसे निगलने में आसानी होता है। साथ ही साथ लार में जो है वो सलाइवा एमाइलेज पाया जाता है। सलाइवा एमाइलेज। सलाइवा एमाइलेज करता क्या है, तो यह जो है स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ ये जो लार होता है, लार जो है हमारे भोजन के माध्यम से जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं यानी मुंह में प्रवेश किए हुए हैं, उस सबको किल करता है, यानी किल द बैक्टीरिया। यहां तक कि कोई भी पैथोजन अगर इंटर कर रहा है भोजन के माध्यम से तो उसे भी किल करता है। पैथोजन मतलब रोगाणु, जो कि करता क्या है कि हमारे शरीर में इंटर करने के बाद बीमारी उत्पन्न करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में जो है अम्ल की क्या भूमिका होती है। यह है हमारा आमाशय यानी स्टोमैक। आमाशय में जो है यहाँ पे इसका 3 चेंबर होता है। फर्स्ट होता है कार्डियक। कार्डियक में जो है वो HCl पाया जाता है। ये HCl जो है, ये जो है एक एसिड है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यह क्या करता है कि आमाशय में जो भोजन प्रवेश करता है ना, सबसे पहले उसको एसिडिक कर देता है। सबसे पहले उसे एसिडिक कर देता है, यानी अम्लीय कर देता है। अम्लीय करने से क्या होता है कि हमारे आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम बनता है, इस पेप्सिन एंजाइम जो है, ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो अत्यधिक मतलब इसका क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाता है, यानी वो हाईली एक्टिव हो जाता है। साथ ही साथ अगर हमारे शरीर में जो कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है, अगर लार से अगर जिसे लार जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, लेकिन अगर वहां से कोई बैक्टीरिया बच जाए तो उसे जो है HCl एंजाइम भी उसे जो है मार देता है, यानी ये भी करता है किल द बैक्टीरिया। साथ ही साथ ये भोजन को जो है वो एसिडिक मीडियम जो है ना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो अलग अलग स्टेप्स में होते हैं, अलग अलग चरणों में होते हैं। आखिर वो चरण कौन कौन से हैं, यानी वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला स्टेप्स होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, जैसे कि मनुष्य जो है भोजन जो है वो, मनुष्य का भोजन का पाचन जो है शुरुआत मुख गुहा से होता है। कोई भी भोजन जो है सबसे पहले उसे जो है मुख में जो है वो प्रवेश कराना होता है, डालना होता है, जिसे हम लोग इंजेक्शन कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद भोजन को जो है चबाया जाता है। चबाने के बाद उसको निगलेंगे, और निगलने के बाद वो जाता है आमाशय में। आमाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब पाचन। और आमाशय में जो है वो ऐसे तो पाचन का क्रिया जो होता है वो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद आमाशय में भी जो होता है पाचन का काम होता है। छोटी आंत में जो है भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। तीसरा काम होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। भोजन का जब पाचन हो जाता है तो उसके बाद जो है छोटी आंत में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उंगली जैसी संरचना पाया जाता है। वो क्या करता है कि सबसे पहले जो है इसमें जितना भी न्यूट्रिशन, भोजन डाइजेस्ट करने के बाद जितने भी पोषक तत्व उसमें, जैसे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे चीजें, विटामिन वगैरह जो है, इस सभी चीजों को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित करके क्या करता है कि उसके पास कैपिलरीज होती है, यानी ब्लड वेसल्स होती है, जो पतली पतली, बहुत पतली पतली होती है। वो क्या करती है कि एब्जॉर्ब करके रक्त में मिला देती है, और रक्त क्या करता है उसे पूरे शरीर में पहुंचा देता है।
उसके बाद का जो है प्रोसेस, सॉरी उसके बाद का जो स्टेप्स है उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। अब ये स्वांगीकरण क्या होता है? जैसे ही पूरे शरीर में जो है ये सारा न्यूट्रिशन फैल जाएगा तो ये सेल के पास पहुंचेगा, टिश्यू के पास पहुंचेगा। सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इस न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता होती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी। इस सेल्यूलर न्यूट्रिशन के बाद, सॉरी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद जो है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी वहां से मुक्त होती है उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, यानी स्वांगीकरण। और जब भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद जो है कुछ चीजें जो होती है वो अपशिष्ट के रूप में बच जाती है, जिसके हमारे शरीर में कोई आवश्यकता ना होती है, उसे जो है बाहर एक्सक्रेट कर देना, यानी बाहर निकालना, एक्सक्रेशन कहलाता है। एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन। एक्चुअल में यहाँ पे एक्सक्रेशन ना लिख के इजेशन लिखता है। इजेशन। एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन होता है और इजेशन का मतलब होता है निष्कासन। तो यहाँ पे हम उत्सर्जन न लिख के निष्कासन यानी इजेशन भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा में पोषण, यानी अमीबा जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो है रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है उसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि फूड मटेरियल को पकड़ता है, इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, इसको हिंदी में कुटपाद कहते हैं। अमीबा क्या करता है कि जब उसको महसूस होता है कि उसके आसपास जो है डायटम, शैवाल वगैरह जो उसका फूड मटेरियल है वो है, तो करता क्या है कि एक स्यूडोपोडिया की मदद से इसको घेरता है। और घेरने के बाद क्या करता है कि उसे जो है खाद्य रिक्तिका में जो है ना चारों तरफ से बंद कर लेता है। और ये खाद्य रिक्तिका में बंद करने के बाद इसको कहते हैं फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स। खाद्य रिक्तिका में बंद करने के बाद क्या होता है कि इसको जो है डाइजेस्ट कर देता है। और डाइजेस्ट करने के बाद क्या करता है कि इसमें जो डाइजेस्टिव मटेरियल्स होता है, यानी जो पाचित पदार्थ होते हैं, जो पचने के बाद जो होता है वो इसके साइटोप्लाज्म में, यानी ये जो ब्लू कलर के दिख रहा होगा वो उसका साइटोप्लाज्म है। यानी साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य है, जिसमें जो है ये पाचित भोज्य पदार्थ को मिक्स कर देता है। और जो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जो कि नहीं पचता है उसको जो है खाद्य ध्वनि के सहित बाहर छोड़ देता है। अमीबा जो है अपना भोजन जो होता है वो फैगोसाइटोसिस के माध्यम से जो है, फैगोसाइटोसिस के माध्यम से जो है वो ग्रहण करता है, यानी भक्षाणु क्रिया के द्वारा जो है, भक्षाणु क्रिया के द्वारा जो है ये अपना भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या होनी चाहिए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि स्वपोषी पोषण जिसमें होता है उसके अंदर क्लोरोफिल कंपलसरी होता है, क्लोरोफिल पाया ही जाना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता किसमें है, स्वपोषी पोषण होता किसमें है। तो स्वपोषी पोषण जो होते हैं वो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी हरे पौधे जो होते हैं, वो सभी हरे पौधे में होते हैं। साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल में भी होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है सनलाइट। सनलाइट। और सनलाइट जो होता है वो तो आपको पता है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के लिए जो है ये अवेलेबल है। साथ ही साथ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल जो होता है पौधों के हरे भाग में जो है वो पाया जाता है। ऐसा स्ट्रीम में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है स्टोमेटा के द्वारा जो है वो ग्रहण कर लेता है। साथ ही साथ H2O यानी जल जो होता है पौधा जो है वो अपने जड़ के माध्यम से जाइलम तक जो होता है उसे एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचा देता है। ये चारों परिस्थितियां जो होती है वो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। स्वपोषी पोषण में जो है जो फूड मटेरियल बनते हैं वो बनते हैं C6H12
O6, ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट का जो है और रासायनिक सूत्र है। लेकिन पौधों में जो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है वो होता है स्टार्च, यानी कि मंड। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी में क्या अंतर होते हैं, यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो सभी ग्रीन प्लांट में होते हैं, यानी हरे पौधे में होते हैं। साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एली यानी नील हरित शैवाल में होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो सभी एनिमल्स में होते हैं, सभी एनिमल्स में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, यह जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की उपस्थिति में एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी ये होते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, यानी ये भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं ये भोजन के लिए जो होते हैं ना वो किसी दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स पे जो है ना वो निर्भर होते हैं, यानी ये होते हैं डिपेंडेंट, किसी न किसी पौधे या किसी न किसी एनिमल पर ये निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में अलग अलग जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती है, अगला क्वेश्चन है जीवों में अलग अलग जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती है उसको विस्तार से समझाइए, यह क्वेश्चन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए अलग अलग जीव में जो होता है श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग होता है। जैसे कि भोजन जब डाइजेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज के फॉर्म में ही होता है, यानी C6H12O6 के फॉर्म में ही होता है। यह होता है 6 कार्बन मोलेकुल। क्या होता है? 6 कार्बन मोलेकुल्स, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 6 है। जैसा कि आपको पता है कि ये जैसे ही भोजन डाइजेस्ट होता है तो सेल के पास पहुंचता है, कोशिका के पास पहुंचता है, और कोशिका में कहां पहुंचता है? तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? ये 6 कार्बन मोलेकुल जो होता है ना वो 3 कार्बन मोलेकुल में जो है कन्वर्ट होता है, जिसको हम पाइरुवेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाइरुवेट। यहां पे ग्लूकोज था, ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है 3 कार्बन मोलेकुल, 3 कार्बन मोलेकुल्स। उसके बाद क्या होती है कि यहां तक सभी प्रोसेस लगभग सभी जीवों में सेम होती है। उसके बाद जो है ये अलग अलग जीवों में जो है अलग अलग टाइप से होता है। जैसे कि किसी किसी जीव में जो है ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है ना श्वसन होता है। जैसे कि ईस्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, इसमें होता है क्या है कि इसमें बनता है इथेनॉल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ईस्ट में जो है एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वही अगर देखें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी O2 अगर प्रेजेंट रहे, यानी ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहे, जैसे कि मनुष्य में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है कि ये जो पाइरुवेट है ये बदल जाता है ग्लूकोज में, C6H12O6 में। साथ ही साथ जल बनता है और ऑक्सीजन बन जाता है। लेकिन इनकेस मनुष्य के शरीर में ऐसा हो कि ऑक्सीजन तो पहुंच रहा है, यानी वायवीय श्वसन तो हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है, मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के कमी में अगर रेस्पिरेशन होगा तो यही पाइरुवेट एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लैक्टिक एसिड। साथ ही साथ यहाँ पे ऊर्जा भी मुक्त होता है, एनर्जी भी मुक्त होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मुक्त होती है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। ये जो है हमारे मसल्स में होते हैं, हमारे मसल्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब हम कठोर परिश्रम या व्यायाम करते हैं तो हमारे जो मसल्स वगैरह जो होते हैं ना उसमें जो है वो ऐठन होने लगती है, पेन होने लगती है, दर्द होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है कि जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो उस समय श्वास हम बहुत जल्दी जल्दी ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, यानी ऑक्सीजन जितना हम ले रहे हैं उतना छोड़ दे रहे होते हैं।
तो इस वजह से हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाता है। और जैसा कि अभी हमने बताया कि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होता है तो पायरुवेट जो होता है ना, पायरुवेट, वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और ये लैक्टिक एसिड जो है हमारे मसल्स में जम जाता है, जिस वजह से जो है ऐंठन होने लगती है, थकान होने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव जो है किस प्रकार लाभप्रद है। तो बात ऐसा है कि हमारा जो जल होता है ना, जल में जो है उसको ध्यान से देखें तो उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल के ऊपर जो है एक जो है ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम होती है। साथ ही साथ अगर हम जो स्थलीय जीव होते हैं वो रेस्पिरेशन जो है, यानी हम ऐसा कहें कि ये जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो एटमॉस्फेयर से ग्रहण करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो है 21% जो है वो ऑक्सीजन जो है उपस्थित है। तो जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से जो है जलीय जीव की अपेक्षा जो है वो स्थलीय जीव जो है वो ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जो है ज्यादा अधिक लाभप्रद है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर, यानी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक, यानी वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है अवायवीय श्वसन होता है, यानी वायु के अब्सेंस में ये रेस्पिरेशन पूरा होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत होते हैं। लेकिन अवायवीय श्वसन में जो है जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है इसका अपूर्ण विखंडन होता है। अपूर्ण विखंडन कहने का मतलब जो है, विखंडन मतलब होता है टूटना, यानी भोजन के जो मॉलिक्यूल होता है टूटते हैं लेकिन पूरी तरह से टूट भी नहीं पाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन पूरा होता है तो अंत में जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, वो बनते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही साथ एनर्जी, यानी ऊर्जा उत्पन्न होता है, और बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। यही एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखे तो इसका जो अंतिम उत्पाद होता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के बाद, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और साथ ही साथ इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल होता है, एल्कोहल, और साथ ही साथ बहुत कम मात्रा में जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है अत्यधिक एनर्जी उत्पन्न होता है, लगभग 38 एटीपी एनर्जी जो है वो उत्पन्न होता है। वही अगर हम देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो मात्र 2 एटीपी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इसका फर्स्ट स्टेप जो है, पहला चरण जो है वो साइटोप्लाज्म में पूरा होता है, साइटोप्लाज्म, और बाकी सेकेंड स्टेप यानी और ऐसा भी कह सकते हैं कि फाइनल स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो पूरा होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना वो जब भी पूरा होगा तो साइटोप्लाज्म में। इसका पहला चरण जो होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है, उसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करने का काम करता है, यानी लंग से जो है ऑक्सीजन को ब्लड में उपस्थित, ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है वो बाइंड करता है, बांधता है और पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हमारे ब्लड में जो है लगभग 14.5 ग्राम पर 100 ml, यानी 100 ml में जो है 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होना आवश्यक होता है। अगर इसकी मात्रा में कमी आ जाए तो क्या होगा कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी जो था हीमोग्लोबिन का वो घट जाएगा और पूरे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन को
नहीं पहुंचा पाएगा, सेल तक जो है ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि सांस फूलने जैसी जो है बीमारी होने लगी, सांस फूलना। और साथ ही साथ इसमें आयरन की कमी भी हो जाएगा, जिस वजह से जो है एक बीमारी होता है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी के कारण भी होता है, और साथ ही साथ अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसके शरीर में जो है ऑक्सीजन जो है पूर्ण मतलब परिपूर्ण रूप से जो है पहुंच नहीं पाएगा कोशिकाओं तक, जिस वजह से सांस फूलने जैसी बीमारी होने लगेगी, और साथ ही साथ आयरन की कमी से एनीमिया भी होने लगेगा। ये इसका पहला लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो है दोहरा परिसंचरण जो है क्यों आवश्यक है, और दोहरा परिसंचरण होता क्या है। ये जो है वो हार्ट का ओरिजिनल जो है वो डायग्राम नहीं है, हार्ट का ओरिजिनल डायग्राम ये है, हम समझने के लिए इसे बनाए हैं। जैसे कि पूरे शरीर से जो है अशुद्ध रक्त जो होता है ना वो पहुंचता है राइट एट्रियम के पास। कहां पहुंचता है? राइट एट्रियम के पास। और राइट एट्रियम क्या होता है, यानी दायां आलिंद जो होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने के बाद रक्त जो होता है राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल उस समय क्या होता है? रिलैक्स होता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें से रक्त जो होता है वो लंग्स में चला जाता है। आप यहां तक आप देख चुके होंगे कि यहाँ पे रक्त आया और रक्त जो है वो हार्ट से लंग्स में चला गया, यानी हृदय का एक चक्र पूरा कर चुका है। और क्या होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं यानी जो ऑक्सीकृत ब्लड होते हैं, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा होता है, वो ब्लड जो होता है वो पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम में। कहां पहुंचता है? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां आलिंद में, और बायां आलिंद उस समय रिलैक्स होता है, मतलब वो जो होता है वो रिलैक्स होता है। और जैसे ही लेफ्ट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब सिकुड़ता है, तो ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां निलय में। और बायां निलय में जैसे ही बायां निलय जो है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में पहुंच जाता है। आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो एक चक्र में जो है वो रक्त जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो है वो पूरा हुआ, एक चक्र पूरा किया और फिर चला गया कहाँ? लंग्स में। अभी भी पूरी तरह से जो है ब्लड को पंप नहीं किया गया है कि ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर से लंग्स में जो है इंटर करता है, और लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ से पंप करने के बाद पूरा शरीर में जाता है। तो आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे तो एक चक्र और एक दो चक्र, ये जो है एक मतलब एक क्रिया विधि को पूरा करने के लिए जो है कम से कम ये हृदय को दो चक्र लगाता है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यह आवश्यक इसलिए है कि हमारे शरीर में जो है अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी, और ज्यादा ऑक्सीजन तभी जो है इसमें जो है वो पंप हो सकता है जब हमारे रक्त में जो है जितना अधिक ऑक्सीजन जो है वो बंधा सके, मतलब हीमोग्लोबिन उसको बाइंड कर सके और बाइंड करके कैरी कर सके। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार भी मोटी होती है क्योंकि इसको जो है बहुत ज्यादा स्पीड में एकदम कॉन्ट्रैक्ट होकर यानी सिकुड़ के ब्लड को पंप करना होता है, क्योंकि पूरे शरीर में रक्त को फैलना होता है, इसलिए दोहरा परिसंचरण आवश्यक भी है। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि हमारे हृदय में जो है ये चार चेंबर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आवश्यक क्यों है? ये क्या करता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो रक्त आया था ना, ये कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। ये दोनों को आपस में मिलने से बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो है उत्सर्जन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाएं और साथ ही साथ उसके कार्यों को वर्णन करें। यह है हमारा किडनी का जो है वो डायग्राम, रियल डायग्राम आप इधर देख सकते हैं। आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे एक दो ब्लड वेसल दिख रहा है, एक रेड कलर का दिख रहा है, दूसरा ब्लू कलर का दिख रहा है। जो रेड कलर का धमनी होता है, जो नस होता है उसे बोलते हैं एरोटा, मतलब महाधमनी। महाधमनी महाधमनी से रक्त जो होता है ना वो दोनों किडनी में प्रवेश करता है, यानी इधर से ब्लड आता है और इस किडनी में और साथ ही साथ यहाँ पे दोनों किडनी में प्रवेश करता है। और किडनी में प्रवेश करने के बाद जो होता है ना, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम यानी रक्त को जो है वो साफ करने का काम जो है वो नेफ्रॉन करता है, क्योंकि एक किडनी में लगभग 10 लाख जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन का प्रोसेस इसके आगे वाले क्वेश्चन में देख लेंगे। जो क्या करता है कि रक्त को फिल्टर करता है,
फिल्टर करने के बाद जो फिल्टरेट चीजें होती है जिसको छान लिया जाता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ईटीसी चीजों को जो है वो छान लेता है। और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा वाटर याद रखना, वो सारी चीजें जिसको छान ली जाती है नेफ्रॉन के द्वारा, और छानने के बाद जो है ना वो इस रास्ते से, यानी यूरेटर बोलते हैं इसे, इस वे को यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी बोलते हैं। मूत्रवाहिनी से होते हुए रक्त जो होता है ना वो यूरिन ब्लाडर में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? यूरिन ब्लाडर में। और यूरिन ब्लाडर मतलब होता है मूत्राशय। यही यूरिन ब्लाडर में जो है यूरिन जो है इकट्ठा होता है, जमा होता है। इसमें मात्र जो है 100 से 150 ml जो है यूरिन जो है वो जमा हो सकता है। उसके बाद जो है यूरेथ्रा के माध्यम से जो है, यूरेथ्रा के माध्यम से यानी मूत्र मार्ग के माध्यम से इसे बाहर जो है पेनिस के माध्यम से जो है बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। एरोटा से होते हुए जैसे ही रक्त जो होता है मतलब ये जो ब्लड वेसल होता है किडनी से कनेक्टेड होता है, इसे बोलते हैं रीनल लगा के बोलते हैं। क्या लगाते हैं? किडनी से संबंधित जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें रीनल लगाते हैं, यानी रीनल आर्टरी, यानी रीनल धमनी। और जो ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद जो रक्त बच जाता है, उस रक्त को किडनी जो है ना वो इस ब्लड वेसल्स के माध्यम से, यानी इस ब्लड वेसल को हम लोग कहेंगे रीनल, किडनी के करीब है तो रीनल लगेगा, और साथ ही साथ में वेन है ना यानी सीरा है, तो ये रीनल वेन से होते हुए ये वेना कावा में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? वेना कावा में। इस ब्लड वेसल का नाम वेना कावा। वेना कावा मतलब महासीरा। महासीरा, महासीरा से होते हुए रक्त जो होता है ना वो फिर से शरीर में पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है मूत्र बनने की प्रक्रिया। ये जो है किडनी के अंदर जो होता है 10 लाख स्ट्रक्चर इस टाइप के पाया जाता है एक किडनी में, यानी दोनों किडनी में मिला के देखे तो ऐसा 20 लाख स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे ही रक्त जो होता है किडनी में प्रवेश करता है, तो किडनी के जो रीनल आर्टरी होता है उससे कनेक्टेड होता है ये हमारा ब्लड वेसल, ये होता है आर्टरी। क्या होता है? आर्टरी मतलब धमनी। ये धमनी क्या करता है? एक यहाँ पे देख रहे होंगे एक कटोरी की जैसी स्ट्रक्चर है, संरचना है। इस कटोरी की जैसी स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग बोमन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। और इसके ऊपर जो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और इसके बाद जो ये दिख रहा होगा, ये जो आपको ब्लड वेसल दिख रहा है रेड कलर के, ये जो होता है एक सीरा होती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे एक मुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, यहां से रक्त नीचे की ओर जा रहा होता है, इससे बोलते हैं इसको एसेंडिंग लूप। और यहाँ पे ब्लड आने के बाद जो है ब्लड यहाँ से ऊपर जा रहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप। और ये एसेंडिंग और डिसेंडिंग लूप के बीच में जो ये यू के जैसा शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं हेनलेज लूप। हेनलेज लूप यानी हेनले का चाप। अब ये जो नली दिख रहा है जो कि यहां कनेक्टेड है कॉमन कलेक्टिंग से, मतलब सामान्य संग्राहक से, और इस नली को कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूबल्स यानी संग्राहक नालिकाएं। नेफ्रॉन के फंक्शन को जो है हम 3 स्टेप में समझते हैं। पहला स्टेप जो है इसको बोलते हैं हम लोग फिल्टरेशन यानी निस्पंदन। दूसरा कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन मतलब पुनः अवशोषण। और तीसरा होता है सेक्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि बोमन संपुट जो होते हैं, बोमन संपुट क्या करता है कि जो लार्जर मोलिकुलर पार्ट होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज,
यूरिक एसिड, यूरिया, साथ ही साथ एक्स्ट्रा वाटर, इसको एब्जॉर्ब फिल्टर कर लेते हैं, छान लेते हैं। छानने के बाद क्या करते हैं, रक्त को जो है इस आर्टरी के माध्यम से, सॉरी इस वेन के माध्यम से आगे भेज देते हैं। और जो फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट पार्ट बच जाता है उसे इस एसेंडिक लूप के माध्यम से जो है इस टाइप से जो है इसको आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पे जो हेनले का चाप दिख रहा है, यू टाइप के जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हेनलेस का चाप कहते हैं, यानी हेनलेस लूप कहते हैं। यहाँ पे काम होता है रीएब्जॉर्प्शन का, यहाँ पे काम होता है रीएब्जॉर्प्शन का, यानी पुनः अवशोषण का काम होता है, यानी दोबारा से रक्त को अवशोषित किया जाता है। और अवशोषित करने के बाद जो है रक्त को जो है इसी वेन के माध्यम से आगे भेज दिया जाता है। और साथ ही साथ इसे जो है हेनलेज लूप के माध्यम से फिर डिसेंडिंग लूप होते होते जो है इसे कलेक्टिंग ट्यूबल्स होते हुए इसको कॉमन कलेक्टिंग में जो है वो भेज दिया जाता है। और कॉमन कलेक्टिंग में जो यूरिन पहुंचता है, जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है, अमाइनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया, इटीसी सारे चीजें जो है वो कॉमन कलेक्टिंग में इकट्ठा होते हैं। ये जो आपको जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स दिख रहे होंगे, इसमें ऐसे ऐसे न जाने कितने जो है नेफ्रॉन जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जो कि सारा जो अपशिष्ट होते हैं उसे जो है इसी में जमा कर देते हैं। ये जो होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, किडनी के जो यूरेटर होता है ना, उसी नली के साथ कनेक्टेड होता है। और वहां से जो है यूरेटर के माध्यम से जो होता है यूरिन जो होता है यूरिन ब्लाडर में पहुंच जाता है। इस प्रकार यूरिन जो है मनुष्य के शरीर में पूरी तरह से बन जाता है।